चलिए, आज महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण विचार को समझते हैं कि आखिर सभ्य होने का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यही सवाल लेते हैं, सभ्य होने का असल मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो गांधी जी के पूरे दर्शन के हम कह सकते हैं दिल में बसता है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस सफर में आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि सभ्य होने का मतलब क्या है। फिर हम भारत की शीट एंकर की बात करेंगे। ये क्या है? ये वो नींव है जिसने भारत को सदियों तक संभाले रखा। इसके बाद मन की तुलना एक बेचैन पक्षी से करेंगे। ये बहुत दिलचस्प है और ये हमें सीधे ले जाएगा आधुनिक सभ्यता पर गांधी जी की तीखी आलोचना तक। और आखिर में हम उनके अंतिम संदेश को समझेंगे, जो यकीन मानिए आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए पहला सवाल उठाते हैं, सभ्य होना क्या है। देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन गांधी जी का जवाब वो इससे बिल्कुल अलग है, और सच कहूं तो शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। गांधी जी के लिए ना सभ्यता कोई बाहरी चीज नहीं थी, ये तो एक नैतिक कंपास की तरह थी। उनके शब्दों में ये आचरण का वो तरीका है जो इंसान को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? उनकी अपनी भाषा गुजराती में इसका मतलब बहुत ही सीधा है, अच्छा आचरण, बस इतना ही। तो बात घूम फिर कर कहाँ आती है? यहाँ कि सभ्य होने का मतलब है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। ये सिर्फ कुछ नियम कानून मान लेना नहीं है, बल्कि अपने मन और अपनी इच्छाओं पर एक तरह से कहें तो काबू पाना है। अच्छा, तो गांधी जी का मानना था कि भारतीय सभ्यता में कुछ तो ऐसा था, कोई ऐसी चट्टान जैसी मजबूत नींव थी जिसने उसे हजारों सालों तक टिकाए रखा। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही मजेदार शब्द इस्तेमाल किया, शीट एंकर। सोचिए जरा, इस एक शब्द में कितनी गहराई छिपी है। उन्होंने लिखा, बहुत लोग भारत को अपनी सलाह देते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। ये जो स्थिरता है ना, ये जो ठहराव है, गांधी जी कहते हैं कि यही भारत की असली खूबसूरती है, और यही हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा भी। अब इसको समझने के लिए एक बढ़िया एनालॉजी लेते हैं। सोचिए, ये शीट एंकर क्या है? ये बिल्कुल एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। वो फाउंडेशनल कोड जो मजबूत होता है, भरोसेमंद होता है, और जिसे हम बिना किसी बहुत बहुत बड़ी वजह के नहीं बदलते। है ना कमाल की बात? अब जरा सोचें, आज हमारे समाज के लिए वो स्थिर कोड क्या हो सकता है? तो ये सोच आई कहाँ से? ये हमारे पूर्वजों की सोच थी। उन्होंने जानबूझकर कुछ रास्ते चुने थे, क्योंकि उनके लिए तरक्की का मतलब कुछ और था। वो जानते थे कि असली खुशी जो है वो मन की एक हालत है, चीजें इकट्ठा करने में नहीं है। उन्हें तो बड़े बड़े शहर एक जाल और बोझ जैसे लगते थे। उन्हें ये भी डर था कि मशीनें हमें अपना गुलाम बना लेंगी। और शायद सबसे जरूरी बात, वो मानते थे कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार के सामने कुछ भी नहीं है। सादगी पर इतना जोर क्यों? ये बात हमें गांधी जी के एक बहुत ही मशहूर उदाहरण तक ले जाती है कि हमारा मन जो है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। चलिए देखते हैं कि ये बात आज के ज़माने में हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? ये हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की जड़ को पकड़ लेती है। गांधी जी ने कहा था, मन एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना ज्यादा मिलता है ये उतना ही ज्यादा चाहता है, और फिर भी हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। अब सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये बात आज कितनी ज्यादा सच लगती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम बस सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करते जा रहे हैं और ज्यादा, लेकिन आखिर में क्या कभी संतुष्टि मिलती है? शायद नहीं। और यही बेचैन मन वाला आइडिया हमें उस बुनियादी फर्क तक ले जाता है जो गांधी जी ने दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच देखा था। ये एक तरह से दो दुनियाओं की कहानी है। यहाँ पर गांधी जी ने दो तरह की सभ्यताओं की तस्वीर खींची है। एक तरफ है भारतीय सभ्यता, जिसका मकसद क्या है? नैतिक बल को ऊपर उठाना। ये ईश्वर में विश्वास पर आधारित है और इच्छाओं पर लगाम लगाने की बात करती है। और दूसरी तरफ है पश्चिमी सभ्यता, जिसे गांधी जी ने कैसे देखा? एक ऐसी सभ्यता जो अनैतिकता को बढ़ावा देती है, जो ईश्वर से दूर है और जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं पर टिकी है। बहुत बड़ा फर्क है ना? उन्होंने तो साफ साफ कहा कि आधुनिक सभ्यता की पहचान ही यही है, चीजों के लिए, मटेरियलिज्म के लिए।
एक कभी न मिटने वाली भूख। ये भौतिक की पूजा है, प्योर मटीरियलिज्म। सोचने वाली बात है कि यह आलोचना आज भी कितनी सटीक बैठती है। तो उनके लिए असली मकसद सिर्फ आराम और सुविधाएं बढ़ाना नहीं था, नहीं, बल्कि असली मकसद था अपनी आत्मा पर ध्यान देना, उन चीज़ों पर ध्यान देना जो हमें वाकई में इंसान बनाती है। और ये एक बड़ा सवाल है कि हम अपनी जिंदगी में इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। तो फिर इस पूरी आलोचना का मतलब क्या निकालें? क्या गांधी जी पश्चिम के खिलाफ थे? क्या ये एक तरह की जंग का ऐलान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी इस बात को एकदम साफ करते हैं कि उनका तर्क नफरत से नहीं निकला था। उन्होंने खुद लिखा है, मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूं। मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है और उसके लिए मैं आभारी हूं। तो फिर मुद्दा क्या था? मुद्दा था भारत की आत्मरक्षा का, अपनी पहचान को बचाने का। उनका संदेश बहुत सीधा था। वो कह रहे थे कि आधुनिक सभ्यता के प्योर मटीरियलिज्म से बचो। ये नहीं कह रहे थे कि पश्चिम के हर विचार को खारिज कर दो, बल्कि वो तो हमेशा कहते थे कि दूसरी संस्कृतियों से जो अच्छा है उसे सीखो, लेकिन आंखें बंद करके नकल मत करो। ये एक बहुत ही काम का सिद्धांत है ना? और देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी कि असली तरक्की, असली सभ्यता चीजें बढ़ाने में नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। उनके ही शब्दों में कहें तो सभ्यता अपने असली मतलब में इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर और अपनी मर्जी से उन पर रोक लगाने में है। अब ये सोचना हमारा काम है कि इस विचार को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा और ज्यादा की मांग करती है, उस दुनिया में बस इतना काफी है चुनने में क्या ताकत है? ये सवाल गांधी जी के समय में भी जरूरी था और आज भी है। और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।